नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास आपकी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के रिगार्डिंग होने वाली है। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक क्लास ले ली है जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट आपको उस क्लास में करवाए थे। उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है और हमने देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम किसी भी संख्या के प्राइम नंबर कैसे पता कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्याओं के कैसे निकाले जाते हैं और जानेंगे कि हम किसी भी अंडर रूट वाली संख्या को कैसे प्रूव करते हैं कि एक अपरिमेय संख्या होगी। जहां से आपका बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आज की क्लास से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वो क्लास मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स को पढ़ना चाहता हो और ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहता हो जहाँ पर उसको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उनके लिए ये चैनल बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। किसके बारे में जानेंगे? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की जब फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, लोवेस्ट, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हमको सबसे, जैसे हमको कोई संख्याएं दे रखी होंगी तो हमको ऐसा एक नंबर चाहिए होता है कि जिनसे उन संख्याओं से एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बने तो उन संख्याओं से वो क्या हो, कट जाए। ऐसा वो होता है हमारा एलसीएम। जैसे कि आप संख्या ले लो ए और बी, या दो संख्याएं आपने ले ली ए और बी। जब इनसे आप कोई ऐसा नंबर बनाओगे सी, मान लिया कोई एक नंबर बनेगा सी, तो जो नंबर आएगा उसमें आपका ए और बी से क्या होना चाहिए, डिवाइड पूरा पूरा चला जाना चाहिए। वो होता है आपका, उस कंडीशन को जब निकालते हैं तो वो किससे निकालेंगे हम, एलसीएम से। जहां पर भी आपसे कह दे कम से कम, यानी लोवेस्ट, जहां भी आपसे कह दे कोई क्वेश्चन होगा जहां पर आप उससे कह दे कम से कम, वहां पर आपका एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जहां पर भी आपसे कह दे कम से कम तो वहां किसका यूज करना है हमको, एलसीएम का। और एचसीएफ क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, जब हमको एक संख्या निकालनी तो उस संख्या में जो हमको संख्याएं दे रखी थी उनका भाग जाना चाहिए। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको जो संख्याएं दे रखी होंगी उनसे आपको एक संख्या बनाई सी, तो अब क्या आना चाहिए, यानी कि जो संख्या आई है यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी इन दोनों में जिसका आपका भाग चला जाए। यानी कि ए में आपका सी से भी भाग चला जाना चाहिए और बी में भी आपका सी से भाग चला जाना चाहिए। तो वहां क्या होता है, आपका एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो विधि हम अभी देखेंगे। और जहां पर आपसे कह दे अधिक से अधिक, जैसे आपके थ्योरी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यदि अधिक से अधिक कह दे तो वहां पर आपको क्या लेना होता है, एचसीएफ। यानी हाईएस्ट से आपको ध्यान रखना है, एच से आप ध्यान रखिए, एच फॉर हाईएस्ट यानी अधिक से अधिक, एल फॉर लोवेस्ट, वहां पर आपको कम से कम कह दे तो वहां पर क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप किसी भी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो कुछ हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हम अब कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किसी भी जो संख्याएं दे रखी है उनका हम प्राइम फैक्टर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें, जैसे आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 15 और 18। ये आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वो भी किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले तो आपको इनके गुणनखंड करने होंगे, वो भी प्राइम फैक्टर वाले। तो जब गुणनखंड करोगे तो 15 के आपको फैक्टर मिलेंगे, किससे जाएगा, सबसे पहले यानी छोटा सा क्या होता है, प्राइम दो से तो जाएगा नहीं, 3 से देखोगे तो 3 से चला जाएगा, यानी 3 से जाएगा तो 5 बार, तो 5 से दोगे तो आपका एक बार। तो यानी 15 के जो आपको फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 3 × 5। कितने मिले, 3 × 5। और इसके साथ आपका एक भी होता है, ये तो आपका मिल गया प्राइम फैक्टर। अब आपको 18 के करने, क्या करने, 18 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 से दोगे तो 2 नाम 18, फिर 3 से दोगे 3 बार
और फिर 3 से आपका एक बार। तो यानी 18 के आपके फैक्टर आ गए। 18 के जो फैक्टर आएंगे वो प्राइम फैक्टर वो क्या आ गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके प्राइम फैक्टर आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, यानी कि 3 कितनी बार है, एक बार, तो यानी 3 की पावर 1 हो गया, और 5 कितनी बार है तो 5 की पावर 1 हो गया। ये हम लिख सकते हैं इसको। जब इसको लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, 3 की देखो कितनी पावर है तो आपके पास, तो हमने इस रूप में इसको लिख लिया, यानी पावर के रूप में लिख लिया। अब इससे हम आसानी से अपने एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ से आपको देखना है ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख पाओगे 3 यहाँ कितनी बार है, एक बार, यहाँ पर कितनी बार है 3 दो बार, यानी दोनों ही संख्याओं में यदि देखो तो 3 कॉमन है। पहले तो आपको देखना है कि कौन सी संख्या आपकी कॉमन है, क्या है कौन सी आपकी संख्या कॉमन है। कॉमन देखोगे तो दोनों में 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 3 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है 3 की पावर 2 यानी 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार आ रहा है एक बार। तो हमको जो दोनों में कॉमन है यानी एक बार लोगे तो इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 1 इंटू 3। कितना आ गया 1 इंटू 3, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ, 1 सभी संख्याओं के साथ एचसीएफ में आता है, तो 1 इंटू 3, तो कितना आ गया आपका एचसीएफ, तो आ गया 3। कितना आ गया एचसीएफ 3। और एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या होता है आपका, एलसीएम में निकालना है यानी सभी जो नंबर से आपको दिए गए थे उनके आपने प्राइम फैक्टर कर लिए। तो एलसीएम में क्या होता है, यानी कि पहले तो हमको संख्या लिखनी होती है, यहाँ पर कितना लिखा 2, तो 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई में और दूसरी संख्या है आपकी 3, फिर अगली संख्या है आपकी मल्टीप्लाई में 5, यही आपकी 3 संख्या है, यानी 2 है 3 है और 5 है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हमको इनकी जितनी से ज़्यादा जो पावर होती है घात वाली वो संख्या लिखनी होती है। जैसे अब 2 की यहाँ पर अधिकतम दोनों ही पेयर में देखो कितनी पावर अधिकतम से ज़्यादा है, तो वो है आपकी 1, तो 2 की पावर 1। 3 की कितनी देखोगे यहाँ पर पावर कितनी अधिक से अधिक मिल रही है आपकी 2, तो 3 की पावर 2 लोगे, और 5 की अधिक से अधिक पावर कितनी मिल रही है यानी 1। ये आएगा आपका एलसीएम, यानी 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मल्टीप्लाई करो 5 दिया 15 दूनी 30, 30 दिया 90, कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। तो एचसीएफ आ गया आपका 3, एलसीएम आ गया 90। उम्मीद है इस क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ सके। तो साथियों अब हम एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। तो हम संख्याएं लेते हैं 40, आपका 18 एंड 24। अब हम 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे कि वो कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो हमको क्या करनी है फैक्टर, क्या करनी है फैक्टर। तो 14 के जब फैक्टर करोगे तो आप 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 7 एकम 7, तो यानी कि 14 के आपके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 7, क्या आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 7। अब आपको 18 के करने हैं, तो 18 के अभी किए थे हमने, तो क्या आया था आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और अब बचा आपका 24। 24 के आप फैक्टर कर सकते हो। 24 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 से दोगे 12 बार, 2 से आपका 6 बार, 2 से आपका 3 बार, और 3 से 1 बार। तो यानी 24 के जो फैक्टर आएंगे आपके वो आएंगे 2, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपके क्या आएंगे प्राइम फैक्टर आ गए। अब आपको इसको क्या लिख सकते हो, यानी कि इसको जब हम पावर के रूप में लिखें तो यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये आ गया। इसको भी जब आप लिखोगे यानी कि 18 के जब आपको प्राइम फैक्टर आए हैं उनको हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इसको जब आप लिखोगे यानी 24 के जो फैक्टर आए हैं उनको भी लिखोगे तो 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू के 3, ये हमने लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में तो क्या देना होता है, तीनों ही आप देखो ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी आपको 2, तो यहाँ पर कितनी पावर है आपकी 1, यहाँ भी 1, तो सब में से हमको क्या कॉमन ले सकते हो 2, क्या कॉमन ले सकते हो 2। तो एचसीएफ तो आएगा आपका 1 इंटू 2, कितना आ गया 2, एचसीएफ तो कितना आ गया 2, यानी जो भी आपको कॉमन नंबर दिखे और उसमें सबसे छोटा हो, तो यानी सिर्फ ये 2 है, ये भी सिर्फ 2 है, ये लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 बार है, तो हमको सबसे छोटा 2 कौन सा दिखेगा 1, यानी 2 की पावर
1। और एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम क्या निकालोगे, सभी संख्याएं, यानी कि जो भी आपको प्राइम नंबर दे रखे हैं पहले तो आप उनको लिखिए, यानी 1 लिखा, मल्टीप्लाई में 2 लिखा, इंटू 3 लिखा, और कौन सा है आपका 7 लिखा, ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना होता है एलसीएम वाले में कि आपको 2 की जितनी पावर अधिक से अधिक लिखे वो 2 की पावर में लिखिए, 3 की पावर लिखे अधिक से अधिक वो आपको लिखना। तो 2 की अधिक से अधिक पावर कितनी, यहाँ पर 3, कितनी है 3, कितनी है 3, यहाँ पर देखोगे तो 2, 3 की पावर कितनी आपको 2 और 7 की 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए अब जो आ जाए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 की 4, 5 लग 1 सत्तू सत्तू 49 और 1 50, कितना आ गया 504। कितना आ गया आपका एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका 504 और एचसीएफ आ गया आपका 2। तो उम्मीद है इन दोनों ही क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनसे भी आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हम कल की क्लास में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आएंगे, उसमें आप अच्छे से देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपना अगला कॉन्सेप्ट, जो आपका बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, वो है किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना। यानी किसी भी संख्या को नहीं, जैसे रूट वाली संख्या, जैसे √2 है, √3 है, उनका आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कैसे हम प्रूव करेंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आज की क्लास में जानेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, आपको वो सिद्ध करना है, क्योंकि √3, √2 और √5 इन तीनों ही के ज़्यादा आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जो बचेंगे वो हम एक्सरसाइज करवाएंगे, उसमें देख लेंगे, और आज की क्लास में √2 का आपको देख लेंगे कि एक अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे होती है। तो साथियों चलिए अब देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 एक अपरिमेय या एक अपरिमेय संख्या है, या आप कह लीजिए इरेशनल नंबर, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि √2 एक आपकी इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हमारी जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है, एक परिमेय संख्या। क्या है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है आपकी, परिमेय संख्या की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो होती हैं आपकी कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि वही संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखें, और जो आपका Q है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, Q आपका 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ से आपकी एक और कंडीशन निकल कर आती है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, खंड न हो। यानी कि एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको इसको डालना आगे चलना है कि P और Q में आपका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो होती है आपकी अपरिमेय। यानी कि परिमेय संख्या उन्हीं को कहेंगे जो P/Q के रूप में है और Q आपका 0 नहीं हो, और P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 3P आ जाए अपॉन 3Q इस रूप में आ जाए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 आपके दोनों ही क्या है, कॉमन नंबर है। क्या है, कॉमन नंबर। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, जब इसको आप काटोगे तभी एक अपरिमेय संख्या लिखी आएगी। ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये वाली संख्या होगी वो एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। लेकिन हमारा परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अब तक क्या किया। अब आप क्या समझो कि P/Q बराबर क्या होगा आपका √2, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है और √2 भी हमने माना है कि परिमेय संख्या है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या करें, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग
करने पर क्या कर दें हम, यदि समीकरण एक का वर्ग कर दें, तो जब आप वर्ग करोगे तो यानी पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा 2। क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर हो गया आपका 2। यहां तक समझ में आ गया। जब यहां से आप निकालोगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर आ गया आपका क्यू स्क्वायर। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, यानी पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हो गया आपका क्यू स्क्वायर। क्या कह पाओगे, हमको यहाँ से मिल गया कि पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्या मिल गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से आपको एक चीज पता मिल रही है, यदि हम लिख लेते हैं, यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य, तो P भी 2 से विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज मिल रही है, यानी जैसे कि 25 आ गया, 25/5 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया आपका, P हो गया, नीचे लिखा हुआ है आपका 2, कितना लिखा हुआ है, जैसे 25, यानी कि ये हो गया 25/5, हमने मान लिया ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यानी कि अब ये किसका लिखा हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 भी तो आपका 5 से विभाजित है, यानी कि ये नंबर है वो भी तो आपका 5 से विभाजित होगा, वही हमने लिख लिया। यदि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी आपका 2 से विभाज्य होगा, और वहां से आपको एक नंबर देखने के लिए मिल जाएगा कोई भी, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्यू स्क्वायर है, तो पी अपॉन 2 बराबर एक कोई आपको नंबर मान लिया हमने, मिल रहा है सी। क्या मिल रहा है आपका, सी। तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2C, कितना हो गया, P बराबर हो गया आपका 2C, P बराबर कितना हो गया आपका 2C। इसी प्रकार यदि आप निकालोगे, इसी प्रकार यदि आप इस 2C, ये मान लिया हमने समीकरण आपका सेकंड, क्या मान लिया, समीकरण नंबर सेकंड। अब जो P आया है इसका मान आप क्या, समीकरण नंबर इसको माना था हमने 2, ये मान लेते हैं 3। तो यानी कि आप इसको क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। P का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी क्या करोगे, इस P का मान आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे, तो यानी कि 2C स्क्वायर, 2C का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा आपका। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4C स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 2, 2 से काटोगे तो 2 बार, यानी 2C स्क्वायर बराबर हो गया आपका क्यू स्क्वायर, तो C स्क्वायर बराबर हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2। C स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो जैसे हमने यहाँ पर किया, यदि P स्क्वायर आपका 2 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा आपका 2 से विभाज्य होगा। तो अब लिख लेते हैं इसी प्रकार Q भी क्या होगा आपका, Q बाई 2 विभाज्य होगा 2 से, और यहाँ से आपको मान लिया कोई नंबर आ रहा है Q, कितना आ रहा है, मान लिया हमने यहाँ पर कितना माना था C, तो यहाँ पर मान लेते हैं D, या कोई नंबर मिल रहा है हमको D, क्या मिल रहा है D। अब यहाँ से आप क्या करोगे, Q बराबर कितना आ गया 2D, कितना आ गया, समीकरण नंबर हो गया आपका 4, कितना हो गया, समीकरण नंबर 4, यानी Q की वैल्यू मिल गया 2D और P की वैल्यू मिल गई हमको 2C। अब क्या हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में। जब आप इसको P अपॉन Q के रूप में लिखोगे तो P का मान आया है आपका 2C और Q का मान आया है 2D। तो यहाँ से आप देख पाओगे ये आपको एक कॉमन नंबर देखने के लिए मिल गया, यानी कि P अपॉन Q के रूप में एक वेनिस्ट गुणनखंड मिल गया। यानी कि तो हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि P और Q का एक वेनिस्ट गुणनखंड है, अतः ये गलत धारणा है कि यह एक परिमेय संख्या हो, यह एक
परिमेय संख्या है अतः ये एक अपरिमेय होगी। अतः यह एक अपरिमेय होगी। क्या होगी? अपरिमेय। यानी हमने क्या कर लिया, तो हम कह सकते हैं यानी कि जो हमने धारणा बनाई थी उनका एक आपको वेनिस्ट गुणनखंड मिल गया। तो जो हमने धारणा बनाई थी कि एक परिमेय संख्या होगी वो क्या है आपकी गलत। तो आपका ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि P अपॉन क्यू आपने एक परिमेय संख्या मान लिया, Q आपका 0 के बराबर नहीं है और P और Q का कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू √2, ये समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 का हमने स्क्वायर कर दिया तो P स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल गया। जब आप क्यू स्क्वायर को उधर ले जाओगे और 2 को इधर लेकर आओगे तो P स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यदि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो आपका P भी आपका 2 से विभाज्य होगा यानी P बाई 2। इससे आपको कोई एक नंबर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा, वो मिल गया आपका C। तो P बराबर हो गया आपका 2C। यदि इस P का जो माना आया है उसको हम इस समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं जो हमने माना है, तो 2C स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 से काटोगे तो 2C स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से 2 को भेजोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2। जैसे हमने यहाँ पर माना था कि P स्क्वायर आपका 2 से विभाज्य है तो P भी आपका 2 से विभाज्य होगा, उसी प्रकार क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, Q भी 2 से आपका विभाजित होगा। वहां से आपको एक परिमेय संख्या कोई मिल गया, वो मिल गया आपको D। तो Q का मान निकाला, वो हो गया आपका 2D। जब Q और P का मान आप इस परिमेय संख्या की इक्वेशन यानी P अपॉन Q के रूप में रखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा P अपॉन Q बराबर हो गया 2C अपॉन 2D। जहाँ पर आपको मिल रहा है कि दोनों ही संख्याओं में एक आपका कॉमन नंबर है, वो है आपका 2। यानी कि परिमेय संख्या की हमने कंडीशन बताई थी कि कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हमने गलत धारणा बनाई थी कि एक परिमेय संख्या होगी, तो ये क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको किसी भी जब कह दिया जाए एग्जाम में कि आपको ये सिद्ध करना है कि आपको एक अपरिमेय संख्या होगी, तो आपको इस प्रकार से करना है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब हम जो कल से लेकर आएंगे वो इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।